नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज का एक और जिम्मेदारियों से भरा भाग-दौड़ वाला दिन बीत गया। किसी का दिन बहुत अच्छा गया होगा और किसी का ठीक-ठाक। तो लेकिन अब समय है यह सब भूलकर खुद को शांत करने का और चैन भरी नींद लेने का। कल के लिए खुद को तैयार करने का, एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ। तो आज चैन की नींद में खोने से पहले और हम उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपने जीवन की कुछ 5 चीज़ों के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ईश्वर के आभारी हों। वो आपके प्यारे से बच्चे का मुस्कुराता चेहरा हो सकता है या आपकी माँ की आंखों की चमक, जिसे देखकर आप सारे दिन की तनाव भूल जाते हैं, या फिर आपके स्पाउस का चेहरा जो आपको देखते ही खिल उठता है। तो ईश्वर को किसी 5 चीज़ों के लिए जिनके लिए आप बहुत आभारी हो, उसके लिए धन्यवाद दीजिए और ईश्वर का शुक्रिया कीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब कल के लिए जो ज़रूरी काम है उन्हें कागज़ पर लिख लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए, खुद को रिलैक्स कीजिए, 3-4 गहरी सांस लीजिए। देखिए, उस सांसों के साथ आपका सारा तनाव बाहर जा रहा है। अब रिलैक्स होकर आंखें बंद कीजिए और आज की कहानी सुनिए। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका सारा जीवन सिर्फ उसके सुंदर ना होने के आगे पीछे घूमता है और सुंदर न होने की वजह से उसका जीवन ऊपर का नीचे हो जाता है। अक्सर ही हम किसी को उसके रंग, रूप, शरीर की बनावट, चेहरे के आकार आदि न जाने कितने मापदंडों पर तोलते हैं, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि इन सब का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की कहानी इसी बात की सच्चाई दर्शाती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी काली कलू की, जिसे लिखा है विश्व प्रसिद्ध लेखिका जयश्री रॉय जी ने। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके उसने अपने कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए थे। छोटे से बाथरूम में ठीक से खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। एक कोने को घेर कर बड़ा चहबच्चा था और दीवार पर कुछ कीलें गड़ी थी। ऊपर एक छोटा सा रोशनदान था जिस पर साबुन, तेल, दंत मंजन जैसी चीजें रखी रहती थी। उसके पीछे घर की चारदीवारी के पास एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जिस पर दिन भर कौवे बोलते रहते थे। बाथरूम में दाखिल होते समय उसे शैम्पू के साथ खुशबूदार साबुन की बट्टी थमाते हुए बड़ी भाभी ने बड़े विनोदपूर्ण अंदाज में उससे कहा, ये इस्तेमाल करो, खूब रगड़ रगड़ कर नहाना लाडो, फिर देखना तुम भी फिल्मी तारिकाओं की तरह फेयर एंड लवली हो जाओगी। कहते हुए यथासंभव गंभीर रहने के बावजूद उनकी आंखों में एक गहरा व्यंग छलक आया था। आंगन में कुएं के जगत पर बैठकर बर्तन मांजती हुई मेहरी मुंह दबाकर अपनी हंसी रोकने का प्रयत्न करती रही थी। वह देखने में सुंदर नहीं है, उसका रंग गहरा सांवला है, इस कारण अब तक उसकी शादी भी नहीं हो पाई। उम्र 30 पार कर रही है। पूरा घर उसकी शादी न हो पाने की वजह से परेशान है। अब तक न जाने कितने रिश्ते आए और टूटकर वैसे ही चले गए। किसी को उसका रूप पसंद नहीं आता तो किसी को उसका रंग। पढ़ाई लिखाई में भी वह हमेशा से साधारण ही रही थी। किसी तरह पास क्लास में बीए पास करने के बाद स्थानीय कचहरी में उसे टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई थी। बस यही गनीमत है। इस नौकरी की वजह से भैया भाभी का रवैया उसके प्रति कुछ ठीक था, वरना वे तो उसे कटे कटे ही फिरते थे। उन सब के बीच में थी माँ, अपनी मजबूरियों के सलीब में लटकी हुई। एक तरफ उनकी वयस्क विवाह योग्य बेटी थी तो दूसरी ओर उनकी बहू और उसका बेटा, जिनका मन रखकर चलना अब उनकी व्यवहारिकता ही नहीं, विवशता भी बन गई थी। अपनी
अन्य दो बेटियों का विवाह कर अब वे रात दिन अपनी छोटी बेटी के विवाह को लेकर परेशान रहा करती थी। आज सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल ही रही थी तो बड़े भैया ने यह कहकर रोक लिया कि आज उसे लड़के वाले देखने आएंगे। उन्होंने शायद अपने आने की सूचना अचानक ही दी थी। घर में एकदम से हड़बड़ी मच गई थी। भैया जल्दी जल्दी बाजार से खाने पीने का सामान ले आए थे। माँ ने दरवाजे खिड़कियों पर धुले हुए पर्दे डालकर मेज पर फुलकारी वाला सफेद मेजपोश बिछा दिया था। उसके द्वारा सिले गए तकिए की गिलाफ, चादर, मेजपोश आदि भी निकालकर बैठक में नुमाइश के लिए करीने से सजा दिए गए थे। बड़ी भाभी ने बड़े बेमन से अपनी लाल बॉर्डर वाली टसर सिल्क की साड़ी और मोतियों का सेट निकाल दिया था, लेकिन देते हुए कटाक्ष करने से भी नहीं चूकी थी। इस बार अगर ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारी शादी पक्की हो गई तो तुमसे गिन गिन कर 10 ड्राई क्लीन के पैसे लूंगी ननद जी। फिर मेहरी की तरफ मुड़कर हल्के से अपनी आंख दबा दी थी। इसे देखने दिखाने के चक्कर में अब तक न जाने मेरी कितनी साड़ियों का सत्यानाश हो चुका है। भैया ने उन्हें घूर कर देखा था और वह अपनी हंसी दबाती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। माँ ने उनकी बात न सुनने का एक बार फिर अभिनय किया था। इस तरह वह अपनी बेटी के अपमान और बहू के कोपभाजन बनने से स्वयं को बचाए रखती है। सब कुछ सुन समझकर भी वह अनजान बनी अपने नाखून तराशती रही थी। बीते कई वर्षों में वह अपने अंदर एकदम भोथरा कर कुंद हो आई है। अब हर बात पर उसे दुख नहीं होता। एक तरह से उसे इन सब की आदत सी पड़ गई है। उसके हाथ पांव सूखे और असुंदर हैं। गांठ पड़ी अंगुलियों पर भी त्वचा ढीली और झुर्रीदार है। पांव की अंगुलियां भी मोटी और ऊपर की तरफ से एक अनुपात में छंटी हुई है। मैनिक्योर पेडिक्योर की तो गुंजाइश तक नहीं है। किसी तरह नाखूनों को गोलाई में काटकर उन पर हल्के मोतिया रंग की नेल पॉलिश की लीपापोती कर गई थी। माँ ने बेसन मलाई का लेप तैयार कर सुबह ही उसके चेहरे पर लगा दिया था। वह बिना कुछ कहे सबका कहा किए जा रही थी। माँ को कभी कभी अपनी बेटी की इस चुप्पी से बहुत डर लगता। उन्हें लगता है उनकी बेटी के अंदर बहने वाली जीवन की उजली नदी धीरे धीरे मरती जा रही है। वह उन्हीं के सामने चुपचाप ऊसर होती जा रही है। इतनी जीवंत प्रांजल हुआ करती थी कभी। हंसी में किसी अल्हड़ नदी का सा किलोल हुआ करता था। गहरी सांस लेकर वह आकाश की तरफ देखती है। ईश्वर ने उसे कैसा उजला मन दिया, मगर कोई उसे देखना ही नहीं चाहता। सबको रूप चाहिए, गोरा रंग चाहिए। अपनी बेटी को तिल तिल कर घुटते मरते हुए देखने के लिए वह विवश भी है और अभिशप्त भी। उनके सूने कलांत चेहरे की तरफ देखकर वह एकांत में अपनी आंखें पोंछती है और भगवान के उद्देश्य में हाथ जोड़ती है। मलाई बेसन का उपटन लगाकर भी उसके चेहरे पर कोई निखार नहीं आता, बल्कि चेहरा और ज्यादा पीला और त्वचा रुक्ष लगने लगता है। ना जाने क्यों उसके पिता ने उसका नाम लावण्या रख दिया था। यह एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई थी उसके साथ। लोग उसका नाम सुनते ही कौतुक से मुस्कुराते। लावण्या? अच्छा। आज धरती पर कभी फूल नहीं खिलते। आईने में अपने चेहरे की तरफ देखकर उसे कहीं बहुत पहले पढ़ी किसी कविता की यह पंक्ति याद आती और वह अपना मुंह फेर लेती। सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखने से भी वह कतराती है। बड़ी भाभी कामकाज के बीच उसे बहुत हिकारत से देख रही थी। बड़ी भाभी स्वयं बहुत खूबसूरत है, गोरी और सुडौल। 2 बच्चों के जन्म के बाद शरीर और भी भरकर खिल आया है। सोने के आभूषण उनके शरीर पर झिलमिलाते हैं। गहरे चटकीले रंग की साड़ियों और मांग भर सिंदूर में सूरजमुखी की तरह दर्प और गुमान से तपतपाती फिरती हैं। भैया पूरी तरह उनके वश में है।
ऊपर से उनका मायका भी संपन्न है, अपने साथ घर भरकर दहेज लाई हैं। सभी पर उनका रौब जमा होता है। उनके भव्य व्यक्तित्व के सामने लावण्या का पहले से ही ढका दबा स्वभाव और भी दयनीय होकर रह गया है। भाभी भी उसे उसकी तुच्छता, हीनता का बोध कराने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देती। उनके रात दिन के ताने, उलाहने और हृदयहीन कटाक्ष से लावण्या के अंदर का रहा सहा आत्मविश्वास भी एक तरह से समाप्त हो गया था। वह किसी योग्य नहीं है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अक्सर वह बाथरूम में नहाते हुए रोती है, इतना धीरे कि कोई सुन ना सके। मुझे भी अपना घर, अपना परिवार, अपना प्यार चाहिए। पर वह जहां भी जाती है, उसका अभी तक विवाह ना हो पाना ही मुख्य मुद्दा बना रहता है। पहले पहले इनके जवाब में जो बहाने गढ़े जाते थे, वे अब उसे स्वयं ही हास्यास्पद प्रतीत होने लगे थे। इसलिए अब वह अधिकतर सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों जैसे शादी, मुंडन, जनेऊ आदि किसी में भी जाने से कतराने लगी थी। उसके साथ की लड़कियां अब तक एक एक करके ब्याही जा चुकी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही वे अक्सर गर्भवती होकर अपने मायके लौट आती थीं। उनके निखरे चेहरे, सुहाग राग की कहानियां, गर्व, तुष्टि से अप्लावित रूप, इन बातों से उसे एक तरह से वितृष्णा सी ही हो गई थी। उसे लगता था मानो यह सब जानबूझकर उसका दिल दुखाने के लिए ही अपने सौभाग्य और भरी पूरी गृहस्थी की कहानियां उसके सामने सुनाते रहते हैं। अपने सुख की ढेर सारी बातें बताकर वे चेहरे पर सहानुभूति के कृत्रिम भाव ओढ़कर उससे पूछते, और बता, तेरा कुछ हुआ क्या? जो जग जाहिर है उसका जवाब देना वह जरूरी नहीं समझती थी। चुपचाप वहां से उठकर चली आती थी। उसे लगता था उसे देखते ही यकायक लोग चुप हो जाते हैं या उसके पीठ पीछे कानाफूसियां तेज हो जाती हैं। सभी से किनारा करते करते आज वह प्राय निस्संग हो आई है। दफ्तर में अपने काम से काम रखती है और घर में फुर्सत के क्षणों में अपने में डूबी अकेली पड़ी रहती है। शामें उसकी अधिकतर छत के एकांत में खड़ी खड़ी ही कट जाती हैं। अप्रैल की उल्टी पलटी चलती हवा में सहजन के फूल झरते रहते हैं। दूर डैम के शांत बंधे हुए पानी में पूरा आकाश तैरता रहता है। वह मौसम की करवटें देखती है। धरती का हर पल रूप बदलता रहता है। बस एक वह ही है जो वहीं की वहीं रह गई है, अपनी ठहरी हुई किस्मत के साथ। एक सांवले बेडौल शरीर की कैद में मन का सारा उजलापन भी धीरे धीरे धूसर पड़ता जा रहा है। गुजरते हुए समय के साथ मन का सोना देह की माटी में दबा पड़ा अपनी चमक, अपनी रंगत खोता जा रहा है। मगर इस माटी की दुनिया को माटी का ही मोह है। स्नेह, संवेदना जैसी चीजों का तो कोई मूल्य ही नहीं है। कोई उसे अपनाने, मांझने, संवारने को तैयार ही नहीं होता। मगर अपनी मैली त्वचा के नीचे वह भी उतनी ही इंसान है जितनी गोरी रंगत वाली लड़कियां। उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसका मन सिर्फ काली होने से दूसरों से अलग नहीं हो जाता। कोई उसे छूकर क्यों नहीं देखता? उसके परस में भी उतनी ही कोमलता है जितनी किसी खूबसूरत लड़की के स्पर्श में होती है। उसकी सांसों में वही हरारत है, वही चाहना है जो एक सुंदर शरीर की मलिका के पास होती है। कोई उसकी आंखों में झांके तो सही, सुने तो उसकी मुख चावनी की भाषा। वह प्यार देना चाहती है, स्वयं को उजाड़ कर ढेर ढेर सारा, बस कोई ले ले उसे। सब रह गया उसके भीतर पहाड़ बनकर, स्नेह, करुणा, कामनाएं इस मैले कुचैले असुंदर ईश्वर के दिए शरीर के भीतर दबकर। मकबरा बन गया है यह सांवला रूप उसकी आत्मा का, जिसका कोई रंग नहीं होता। होती हैं बस अरूप संवेदनाएं जिनका कोई दाम नहीं है। वह अकेले में पड़ी पड़ी सोचती है, जिंदगी अब बाजार में पड़ी हुई एक वस्तु मात्र है। उसी के हाथों रेहन चढ़कर रह गया है।
इंसान को कैसा होना चाहिए यह बाजार तय करता है। दुनिया कैसी है यह कोई बात नहीं, दुनिया कैसी होनी चाहिए यह बात अहम हो गई है। और यह बात बताती है लोगों को कोई और नहीं, यही बाजार। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने तरह तरह के उत्पादों के विज्ञापन के जरिए यह कंपनियां तय करती हैं इंसान को कैसा दिखना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे हंसने बोलना चाहिए और चलना तक कैसे चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हर बात, हर काम के लिए इनका मशवरा लेकर चलना जरूरी हो गया है, वरना आज के दौर में पिछड़ जाने का डर है और यह कोई नहीं चाहता। सभी को अप टू डेट और ट्रेंडी बने रहना है। यह सहृदय अच्छी प्रसाधन कंपनियां बताती हैं आज की औरत को गोरी, खूबसूरत और जीरो फिगर होनी चाहिए, जिसके बाल रेशमी, मुलायम और रंगीन हों, बल्कि मस्कारा लगाकर घनी और लंबी हों, होठ इस रंग के हों, गाल उस रंग के हों, वह डिजाइनर कपड़े पहने, सुबह अमूक कंपनी का कॉर्नफ्लेक्स अमूक स्किम्ड मिल्क के साथ ले, तभी उसकी शादी होगी, तभी उसे कॉर्पोरेट कंपनियों में ग्लैमरस नौकरी मिलेगी, उसके बच्चे गोल मटोल होंगे और हाई आईक्यू वाले पैदा होंगे, और पति मिलेगा गुड लुकिंग, हैंडसम और बेहद प्यार करने वाला, जो उसे अक्षय तृतीया और धनतेरस के अवसर पर हीरों का हार दिलवाएगा और मॉरिशस में हॉलिडे करवाते हुए प्रेम के इजहार के लिए चॉकलेट देगा। इसे वे एक्स फैक्टर का नाम देते हैं। यह एक्स फैक्टर का होना सबके लिए बहुत जरूरी हो गया है। सब सोचते सोचते वह उदास हो जाती। सोचती है वह तो सब कुछ इस्तेमाल करती है, गोरेपन की क्रीम, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, सब कुछ, फिर भी वह अब तक वही की वही क्यों बनी हुई है, सांवली, सपाट, असुंदर। विज्ञापन तो चिल्ला चिल्ला कर यही बताता है कि किसी के पास अपना कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बाजार में उपलब्ध है, बस जाओ और उठा कर ले आओ। चेहरा, फिगर, प्रेम और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति, रिश्ते और रिश्तों की जमा पूंजी। कोई चाय लोगों को अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है, तो कोई सुगंध इंसान में प्रेम और इच्छा जगाती है। उसने तो उनकी सारी बातें माननी पड़ी, उन पर अमल भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद सब मृग मरीचिका ही तो निकला, सोने के हिरण के जैसा। आकाश में मौसम का एक टुकड़ा नया चांद उगता है, तुलसी पर हार सिंगार के उजले फूल अलस झरते हैं, और वह देखती है और देखती ही रहती है। अंदर धीरे से एक पूरे आकाश का सूनापन घिर आता है। कहीं गिरती हुई सांझ में घर लौटते पक्षियों की काले मन के किसी कतारे यहाँ वहां से टूटती हुई सांवली हवा में अस्पष्ट बिला जाती हैं। दूर कहीं अकेली पड़ गई किसी टिटहरी की अनवरत पुकार उसे अनाम दुख से भर देती है। कभी कभी माँ पास आकर खड़ी हो जाती है, अपनी पीठ पर रखा उनका हाथ वह महसूस करती है, उससे निःसृत होती संवेदना भी, मगर कुछ कह नहीं पाती, इच्छा ही नहीं होती। एक मौन संवाद बहुत कुछ कहता सुनता देर तक दोनों के बीच बना रहता है। अंत में रह जाती हैं दो जोड़ी गीली आंखें और कुछ उच्छ्वास, लंबी और गहरी। यही माँ बेटी के साझे का है, बाकी वही अजनबीपन और पथराया हुआ अछोर मौन। छत से उतरते हुए माँ अपना मुखौटा तलाशने लगती हैं। उन्हें अभी जिंदगी निभानी है। माँ का साथ देती हुई वह भी अपनी उदासी तह करके रख लेती है। अभी इनके लिए अवकाश नहीं, फिर कभी फुर्सत के किसी महफूज से क्षण में इन्हें ओढ़ बिछा लेगी। इन दिनों माँ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी है। रोज कोई ना कोई नया टोटका, किसी मंदिर या थान का प्रसाद, बबूती, मंत्रपुत ताबीज आदि लाकर उसे थमाती रहती है। उस दिन फेयर एंड लवली का बड़ा सा ट्यूब खरीद लाई थी, साथ में पैडिड ब्रा और शरीर के अनचाहे बाल उतारने का महंगा क्रीम। एक दिन स्वयं ही
फैशन टीवी का चैनल लगाकर उससे कहने लगी, कैसी सीधी साधी रह गई है तू लावण्या। दूसरी लड़कियों को देख, उनका उठना बैठना चाल चलन, नए जमाने का कुछ सीखेगी नहीं तो दूसरों की नजर में पड़ेगी कैसे। कहते हुए वह स्वयं उसे मॉडल्स की तरह चलने का तरीका सिखाने लग पड़ी थी। ऐसा करते हुए कितना दयनीय, कितनी भद्दी लगने लगी थी वे। उसने संकोच से अपनी आंखें ही मूंद ली थी। पहले यही माँ बाबूजी उन्हें टीवी पर ऐसा वैसा कार्यक्रम तक देखने से रोक देते थे। बचपन में एक बार हम तुम एक कमरे में बंद हो गाने के लिए बड़े भैया को पिताजी से मार तक पड़ी थी। माँ उसे अक्सर अजीब नजरों से घूरने लगती हैं। दूसरों की नजर से देखते हुए उन्हें भी अपनी बेटी में खोट ही खोट नजर आते हैं। सांवली है, ठिगनी है उनकी बेटी। हिंदी माध्यम से पास क्लास में बीए पास, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और उसकी सूखी देह दिखती है और मन मसोस कर रह जाती है। ना जाने किस अकाल की पैदाइश है। जी चाहता है हाथ में कैंची लेकर उसे खुद ही काट छांट कर बराबर कर दें, कहीं ज्यादा तो कहीं से कम कर दें। फ्रॉस की सकालो देवी का तो भतीजा हाल ही में अमेरिका से कॉस्मेटिक सर्जन बनकर लौटा है। वह दूसरे ही दिन अपनी सारी लाज शर्म ताक पर धरकर उसके पास चली गई थी और प्लास्टिक सर्जरी के बाबत सारी जानकारी लेकर आई थी। मगर बाद में खर्चे की बात सुनकर उसका सारा उत्साह एकदम से ठंडा पड़ गया। इतना मूल्य आखिर लावण्या की खुराक में उन्होंने 1 कप दूध अतिरिक्त जोड़ दिया। हो सकता है शरीर के भरने के साथ साथ उसके उरोस भी भर आए। सबकी बातों से त्रस्त होकर लावण्या घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पड़ी रहती। अवसाद की धूसर मटमैली अनुभूतियों में उसका अंतस बोझिल हो उठता। एक बार उसने किसी लड़के की माँ से कह तक दिया था, आप मुझे स्वीकार लो माँ जी, मैं अपने हाथ पांव तराश लूंगी। उनके ठिगने बेटे से वह लंबी निकली थी। तरह तरह के अपमान तिरस्कार उसे मथता रहता है। किसने उसके साधारण रूप रंग का मजाक नहीं उड़ाया, उसकी उपेक्षा नहीं की। सोचते हुए उसे अनायास ही आलोक की याद आती है। अचानक ही अंदर जैसे कोई कच्ची दीवार सी गिरती है। वह सुलगते हुए तीखे कांटों से आपाद मस्तक बिंधकर रह जाती है। आलोक थोड़े दिनों के लिए उसके ऑफिस में काम करने के लिए आया था। उसका विभाग अलग था, मगर आते जाते रास्ते में उन दोनों का सामना हो जाता था। पहली बार अपने जन्मदिन का केक देने वह उनके कैबिन में आया था। वह देखने में जितना आकर्षक था, स्वभाव से भी उतना ही भला भी। पहली बार उससे बात करते उसे बहुत अच्छा लगा था। उस दिन शाम को घर जाते हुए उसने आलोक को बस स्टैंड तक अपनी स्कूटर में लिफ्ट भी दी थी। इसके बाद वह अक्सर उसे घर जाते हुए रास्ते में मिल जाता था। कई बार वह उसके स्कूटर में लिफ्ट भी ले लेती थी। एक बार उसके आग्रह पर उसके साथ रेस्टोरेंट भी चली गई थी। उस दिन दोनों ने साथ लंच किया था। धीरे धीरे दोनों का औपचारिक परिचय घनिष्ठता में बदल गया था। उसने शायद पहली बार किसी पुरुष की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और कामना के भाव देखे थे। आज तक किसी ने उसे इस तरह से महत्वपूर्ण महसूस करवाया ही नहीं था। वह उससे मिलने के लिए आग्रह करता था। उसकी प्रतीक्षा में देर देर तक खड़ा रहता था। उसकी छोटी छोटी बातों कामों की तारीफ करता था। लावण्या के ऊसर बंजर जीवन में जैसे यकायक फूल खिल उठे थे। वह आलोक के प्रेम में सारा दुनिया जहान भुला बैठी थी। आलोक ने उसे बताया था कि उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। 2 बहनों की शादी भी उसे ही करनी है। इस समय यदि वह अपने घर वालों से उन दोनों की शादी की बात करता है तो वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए बहनों की शादी हो जाने दो, उसके बाद ही वह घर में उन दोनों की बात कर सकेगा। उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और वह पगली भी खुशी खुशी तैयार हो गई थी। इसके बाद आलोक उसे अपने फ्लैट में ले जाने लगा था। 1 रूम का छोटा सा फ्लैट था उसका, किराए पर लिया हुआ।
वहां कभी वे सारा सारा दिन पड़े रहते थे। आलोक की बाहों में सिमटकर वह सब कुछ भूल जाया करती थी। एक मरु की तरह वह जाने कितने जन्मों से तृषित थी, किसी के प्यार के लिए आकुल अधीर। आलोक के प्यार का परस पाकर वह किसी तटबंध टूटी नदी की तरह ही उद्दाम आवेग से बह आई थी, सारा कूल किनारा तोड़ते हुए, सीमाएं लांघते हुए। उम्र की पहली उठान से जो कामनाएं अंदर ही अंदर बेआवाज परवान चढ़ती रही थी, वे यकायक गहरे गहरे तक तुष्ट हो आई थी। किसी जल भरे मेघ सा आलोक उस पर बरसा था। प्यास से दरकी जमीन की तरह वह उसे बूंद बूंद पीती रही थी। रेत पड़ गई देह से अखुआती सब्ज होती जा रही थी। पहली बार उसने जाना था कि प्यार किसे कहते हैं, चाहना क्या होती है। अपनी ही देह में इतना सुख छिपा होता है, यह भी उसे मालूम नहीं था। वह भी स्त्री है, इच्छित है, और उसका एहसास जीवन में पहली बार आलोक ने ही दिलाया था। वह किसी बाढ़ चढ़ी नदी की तरह अपने कूल किनारों तक भर आई थी, छलकी पड़ रही थी रह रहकर। उन दिनों नेह के मृदुल छुअन से उसका अंग अंग भर आया था। अंदर की खुशी लावण्य की धार बनकर चेहरे पर रिस आई थी। लोग बाग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगे थे, और भाभी ने भी नोटिस किया था। माँ भी उसमें आए इस आकस्मिक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। कई बार उससे घुमा फिराकर जानने की कोशिश भी की थी, मगर वह चुप रह गई थी। उनसे इस विषय में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। फिर उसे था कि आलोक एक बार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर ले, फिर दोनों घरों में इकट्ठे ही बता देंगे। गर्मियों की छुट्टियों में जब कचहरी बंद हुई थी, आलोक अपने घर चला गया था, महीने भर के लिए। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं आई। वह चिट्ठियां लिख लिख कर हार गई, फोन भी किए, मगर आलोक ने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। छुट्टियां खत्म हुई तो उसने पाया कि आलोक दफ्तर में भी नहीं आया है। पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि आलोक की शादी हो गई है और वह नई नौकरी लेकर किसी और शहर में चला गया है। सुनकर वह चुपचाप अपनी मेज पर आकर बैठ गई थी। उससे ठीक तरह से टाइप भी नहीं किया गया था। 1000 गलतियां होती रही हैं, और इसके लिए अच्छी खासी डांट भी पड़ी थी उसे। तो इसलिए आलोक उसके पत्रों के जवाब नहीं दे रहा था। कचहरी के गंदे पान की पीक से भरे हुए टॉयलेट में वह खड़ी खड़ी लंच ब्रेक के दौरान रोती रही थी। बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाया जा रहा था, और आखिरकार जब उसने हार कर दरवाजा खोला था तो बाहर एक अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी। नीला जल्दी से अंदर आई, उसका चेहरा धुलाकर उसे सहारा देकर बाहर ले आई थी। रिक्शा में बैठते हुए उसने देखा था, लगभग पूरी अदालत ही बाहर खड़ी होकर उसे देख रही थी। रास्ते में उसे अपना रुमाल देते हुए नीला ने कहा था, तुझे मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की थी लावण्या, मगर तू तो आलोक के प्यार में ऐसी पागल हुई थी कि खैर जाने दे। पता है अरुण क्या कह रहा था? आलोक उसे कहा करता था कि ऐसी उपेक्षित और कुरूप लड़कियों को जाल में फंसाना बहुत आसान होता है। वे हीन ग्रंथि की शिकार होती हैं, और फिर बत्ती गुल होने के बाद उस अंधेरे में हर लड़की सुंदर हो जाती है। अरुण उसकी शादी में भी शामिल हुआ था। वह कह रहा था उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, दूध सी गोरी चिट्टी। इसके बाद कई महीनों तक उसका ऑफिस जाना दूभर हो गया था। उसे लगता था 1000 जोड़ी आंखें उसे हिकारत, उपहास और कौतूहल से हर समय घूर रही हैं। उसे उसके कपड़ों के पार पार देख रही हैं। निवस्त्र हो जाने की सी मनस्थिति में हो आती थी वह। उस भयानक और अकल्पनीय पीड़ा को वह सह नहीं पा रही थी। कई बार जी चाहा था अपनी जान दे दे, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। वह जीना चाहती थी, इतना सब होने के बाद भी। प्रेम के नाम पर छल, प्रवंचा, तिरस्कार, उसकी भावनाओं का निरंतर उपहास। यह बलात्कार ही था, देह और मन का भी, मगर इसकी कोई सजा नहीं हो सकती। शिकायत किससे करती और क्या?
सोचते हुए ना जाने कितनी अनझिप रातें उसने पलकों पर काट दी हैं। जिस शरीर में कभी आलोक ने सुख के इतने गहरे उत्स ढूंढे थे, इच्छाओं के जीवित पराग बोए थे, उसमें आज घुन लग गया है। शर रहा है हर क्षण, दीमक लगे दरख्त की तरह। कभी उसे स्वयं से घिन आती, कभी ग्लानि के बहाव से उसका मन अप्लावित हो जाता। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इन सब में उसकी गलती क्या है। ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया, इसमें उसका दोष क्या है। दुर्बलता के विरल क्षणों में कस्तूरी मृग की भांति अपनी ही देह में आलोक का स्पर्श ढूंढती फिरती। यातना और आत्मदंश का एक लंबा भयावह दौर। आईने के सामने कभी खड़ी होती तो प्रतीत होता किसी शव गृह में खड़ी होकर अपनी ही मृत देह का शिनाख्त कर रही है। बहुत डर जाती थी वह। अपने में सिमटकर सिकुड़कर घंटों दिनों तक पड़ी रहती थी। आलोक के परस से सोने के पानी की तरह लावण्य की परतें चढ़ी थी देह पर। वे समय के साथ साथ धीरे धीरे उतर गई थी। बची रह गई थी वह पुरानी लावण्य, अपनी रूखी सूखी काया और टूटे हुए स्वप्न और दिल के साथ। इसके बाद भी कई रिश्ते आए थे उसके लिए, मगर कहीं कोई बात बन ही नहीं पाई थी। बार बार सज धज कर वह नुमाइश पर बैठती और बार बार नापसंद कर दी जाती। ठुकरा दिए जाने की जिल्लत में रात दिन जीते हुए वह एक पथराए हुए मौन से दिन पर दिन घिरती जा रही थी। यही उसका अपने बचाव के लिए ढाल और कवच दोनों ही था। लोगों से वही पुरानी टिप्पणियां सुनने को मिलती। लड़की बहुत काली है, स्वास्थ्य भी गिरा हुआ है, नाक नक्श भी कुछ खास नहीं है। बस वह रंग रोगन से लिपी पुती आंखें झुकाए बैठी रहती और लोग खाते पीते हुए उसे देखते परखते। कोई उसे उठकर खड़ी हो जाने के लिए कहता तो कोई चलकर दिखाने के लिए। दूसरे कमरे में ले जाकर घर की बड़ी बूढ़ियां उसके कपड़े तक हटाकर देह का मुआयना करती, अशोभनीय प्रश्न करती। इन सबको झेलते हुए वह किसी तरह अपने आंसू जब्त किए रहती। जाते हुए सभी यह कहते कि हम घर जाकर आपको सूचित करेंगे। यह सुनकर सभी समझ जाते कि इस बार भी लावण्या को नापसंद कर दिया गया है। माँ चुपचाप जाकर लेट जाती, भैया घर से बाहर निकल जाते और भाभी तो बड़बड़ाती हुई अपनी साड़ी और गहने समेटने लगती। लावण्या अपने कमरे का या एकमात्र आश्रय छत के कोने पर जाकर खड़ी रहती। आदत हो जाने के बावजूद ना जाने क्यों हर बार वह रोती है और देर तक उदास रहती है। उसे लगता है वह किसी अदालत के कटघरे में खड़ी है और लोग उससे उस गुनाह का जवाब मांग रहे हैं जो उसने कभी किया ही नहीं है। कभी भी उससे उसकी इच्छा पूछी नहीं जाती। पसंद नापसंद तो बहुत दूर की बात है। मोटे, ठिगने, काले, कुरूप पुरुष उसके रूप गुण पर निसंकोच टिप्पणी करते, उसका उपहास उड़ाते और वह गूंगी बनी बहरी बैठी रहती। ना जाने क्या क्या सोचते हुए वह देर तक बाथरूम के फर्श पर बैठी हुई थी। भाभी ने एक बार फिर बाहर से दरवाजा पीटा तो उसे अचानक से होश आया। जल्दी जल्दी देह पर साबुन रगड़ते हुए उसे ख्याल आया कि काश साबुन के इन झागों के साथ उसके रंग की मैल की परत भी उतर फेंकी, चेहरे पर थोड़ा लावण्य ला पाती। दीवार पर टंगी आईने के धुंधलाए हुए शीशे में वह अपनी आकृति देखती रही थी। यहाँ वहां से झांकती हड्डियां, निर्जीव रूखी त्वचा, हाड मांस हुआ एक शरीर। अपनी अपुष्ट अविकसित वक्षों को दोनों हथेलियों में भरकर वह सोच रही थी, काश उसके पास भी 1.5 लाख होते तो वह भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती, बोटॉक्स के इंजेक्शन से अपने माथे की झुर्रियां संवार लेती, त्वचा की सलवटें खींचकर 16 साल की लड़की की तरह उन्हें सतर और दुरुस्त कर लेती। आजकल तो रूप रंग बाजार के शोकेस में पड़ी हुई चीज है, जिसके पास पैसे हों खरीद ले। अपनी उच्छृंख होती सोच पर वह सायास अंकुश लगाती और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम के बाहर निकल आती। भाभी लगातार उससे जल्दी से तैयार हो लेने के लिए ताकीद किए जा रही थी। लड़के वालों के आने का समय लगभग हो चुका था। भाभी के सवालों का कोई जवाब दिए बिना वह अपने कमरे में बंद हो गई।
भाभी अभी तक पूरा घर सर पर किए हुए थी। माँ भी हर 2 मिनट में आदतन उसका दरवाजा खटखटा जाती थी। कुछ देर बाद भैया ने आकर सूचना दी कि लड़के वाले आ चुके हैं। भाभी रसोई में नाश्ते का बंदोबस्त करने देखने दौड़ कर गई। भैया बैठक का मोर्चा संभाले हुए थे। माँ अधैर्य होकर फिर से उसका दरवाजा ही पीटने लगी थी। एक छोटे से अंतराल के बाद अचानक लावण्या दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उस पर नजर पड़ते ही आंगन में खड़ी माँ के मुंह से अनायास ही चीखें निकल गई। शरबत की ट्रे हाथ में लेकर भाभी की रसोई से बाहर आ गई। रसोई की दहलीज पर खड़ी स्तब्ध रह गई भाभी। बैठक से निकलकर भैया ने लावण्या पर नजर डाली और नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। पूरे देह में गोरेपन की कोई क्रीम चूने की तरह पोत कर लावण्या लाल चमकीली साड़ी में किसी मॉडल किसी अद्भुत भंगिमा में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर लाल लिपस्टिक लिसरा हुआ था। आंखों में काजल तरह तरह के रंगों से अपने पूरे शरीर को सजाकर उसने स्वयं को कार्निवल ही बना लिया था। ब्लाउज में भी चीथड़े ठूसकर उसने अपने सीने पर 2 छोटे मोटे भद्दे बेढब पहाड़ उगा लिए थे। देखने में वह भयावह लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब तरह का उन्माद भरा हुआ था। हंसी की भंगिमा में वह रोती हुई सी सबसे पूछ रही थी, अच्छी लग रही हूँ ना अब मैं? भाभी देखो, अब तो मैं गोरी भी हो गई हूँ, स्मार्ट भी, अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ, ABCDEFGH, आई एम फाइन थैंक यू, गुड नाइट। इस बार मैं जरूर पसंद कर ली जाऊंगी माँ। बरामदे में अचेत पड़ी अपनी माँ को हिलाती हुई लावण्या लगातार बोले जा रही थी। साथ में रो भी रही थी, हंस भी रही थी, मगर यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर या आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी। शायद अब वह गहरी निराशा या अवसाद से आगे की कोई चीज थी जहां आज वह पहुंचा दी गई थी। भैया ने जल्दी जल्दी अपने मोबाइल पर डॉक्टर को फोन किया। भाभी अचेत पड़ी माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। उधर दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में मिठाई खाते हुए लड़के वाले लड़की का इंतजार कर रहे थे। वे अधीर हुए जा रहे थे। उन्हें आज यहाँ से निबटकर एक दूसरी जगह भी लड़की देखने जाना था। उन्हें बताया गया है कि वहां शानदार लंच का बंदोबस्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।